Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture we covered section 13 and 14 of CPC, and in this lecture we will see section 15 to section 17 of CPC. सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 ये प्लेस ऑफ सूइंग के अंडर आते हैं. तो प्लेस ऑफ सूइंग मतलब क्या कि हम कौन सी जगह पर, कौन सी प्लेस पे या कौन सी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ये प्लेस ऑफ सूइंग के अंदर दिया है. तो हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 15, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड. Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. मतलब क्या दिया है, कोई भी सूट है वो लोवेस्ट ग्रेड, कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड में ही इंस्टीट्यूट होना चाहिए. तो हम एक बार हायरार्की देख लेते हैं. क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन. तो ये जो है ये कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड है. तो हम जब भी सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो हम कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड मतलब कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करेंगे. हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पर ये कोर्ट कॉम्पिटेंट चाहिए. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. Competent to try it मतलब इनके पास पिक्योनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चाहिए. अगर ये कॉम्पिटेंट रहे तो ही हम वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. बस इतना ही इस सेक्शन में दिया है. नाउ सेक्शन 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट. मतलब सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है. जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है वही के कोर्ट में, सब्जेक्ट मैटर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है उस कोर्ट के अंडर हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, सब्जेक्ट टू द पिक्योनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ. पर हमको सूट इंस्टीट्यूट करने के पहले ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि क्या उस कोर्ट को पिक्योनरी जुरिस्डिक्शन है या कोई अदर लिमिटेशंस दिए हैं. ये मद्देनज़र रखते हुए हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे. तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ दो पार्टीज़ है ए और बी. ए रहता है मुंबई में और बी रहता है पुणे में. और अगर प्रॉपर्टी जो दोनों के बीच में जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है वो है दिल्ली में, तो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनको कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है. कोई भी सूट हो, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सूट हो उनको इंस्टीट्यूट करना है. तो वो कौन से कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा, दिल्ली के कोर्ट में, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वही कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा. तो ऐसे कौन से सूट्स हैं जो सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे सिचुएटेड है उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट होंगे. ये सूट्स की लिस्ट A to F में दी है. तो A to E ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं और क्लॉज F ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है. तो हम क्लॉज A देखते हैं. सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट. और रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट ऐसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है. ऐसे कोर्ट में रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट इंस्टीट्यूट होगा. नाउ क्लॉज बी, सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई भी सूट है, उस सूट की अगर पार्टीज पार्टीशन क्लेम कर रही है, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन क्लेम कर रही है तो वो कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करेगी, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. जहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड रहेगी वहीं पे सूट इंस्टीट्यूट होगा. क्लॉज सी फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी. पहले हम फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इस एग्जाम्पल में दो पार्टीज़ है A एंड B. A ने B को 50 लाख रुपीज़ दिए और B ने उस 50 लाख रुपीज़ के बदले A को अपना घर दिया. मतलब ये क्या हुआ, मॉर्टगेज हुआ. B ने अपना घर मॉर्टगेज पर रख दिया और B A को प्रॉमिस करता है कि वो ये 50 लाख रुपीज़
1 साल बाद लौटा देगा। पर जब 1 साल ख़त्म होता है बी अपने 50 लाख रुपीज़ लौटाता नहीं है, तो तब ए क्या करेगा, जो उसके घर है उसका पोजेशन ले लेगा। तो द एक्शन ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी व्हेन द मॉर्गेजर फेल्स टू कीप अप देयर मॉर्गेज पेमेंट्स, दिस राइट ऑफ मॉर्गेजी इज कॉल्ड फोरक्लोजर। तो ए के पास ये राइट है कि वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन ले लेगा, इसको हम फोरक्लोजर कहेंगे। तो तब ए कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा फॉर फोरक्लोजर। तो अब रिडम्पशन क्या होता है, सेम एग्जाम्पल है। बी जब ए को प्रॉमिस करता है कि वो 50 लाख 1 साल के बाद लौटा देगा, और जब वो लौटा भी देता है पर ए जो उसका घर है उसका पोजेशन नहीं देता, तो यहाँ पे मॉर्गेजर को राइट है, राइट ऑफ रिडम्पशन। द मॉर्गेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट। अगर ए ने उसका घर वापस उसको नहीं लौटाएगा तो बी कोर्ट के पास जाएगा रिडम्पशन के लिए। तो जब कोई भी सूट है फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहाँ पे वो सूट इंस्टीट्यूट होगा। नाउ क्लॉज डी, सूट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है टू डिटरमाइन द राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसा सूट कौन से कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। राइट कौन से हो सकते हैं, लाइक इजमेंट राइट, अगर इजमेंट के लिए कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, या राइट टू वे, कोई राइट टू वे के रिलेटेड कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो वो सूट जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा। नाउ क्लॉज ई, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ गलत हुआ, लाइक ट्रेस पास हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उस चीज़ के कंपनसेशन के लिए कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ, तो वो सूट जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे होगा। नाउ क्लॉज एफ, क्लॉज एफ ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। Clause F, for the recovery of movable property actually under distraint or attachment shall be instituted in the court within the local limit of whose jurisdiction the property is situated। तो Clause F में क्या दिया है, अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अंडर डिस्ट्रेंट है या अटैच की गई है, तो अगर उसकी रिकवरी करना है तो कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट मतलब क्या, ये एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दो पार्टीज़ है ए एंड बी। ए ने बी को 20,000 रुपीज़ दिए और बी ने उस 20,000 रुपीज़ के बदले में ए को एक स्कूटर दिया ऑन अ कंडीशन, जब तक बी ए को 20,000 रुपीज़ रिपे नहीं करेगा तब तक वो स्कूटर ए के पोजीशन में रहेगा। तो इस केस में अगर 20,000 रुपीज़ बी ने ए को रिटर्न नहीं किए तो ए बी का स्कूटर सीज कर लेगा, डिस्ट्रेन कर लेगा। डिस्ट्रेन मतलब क्या, सीज द प्रॉपर्टी ऑफ समवन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट ऑफ मनी लेंडेड। तो अगर इसी केस में बी ने 20,000 रुपीज़ रिटर्न कर दिए और ए ने उसका बी का स्कूटर रिटर्न नहीं किया, तो बी क्या करेगा, सूट इंस्टीट्यूट करेगा। सूट क्या इंस्टीट्यूट करेगा, फॉर द रिकवरी ऑफ अ स्कूटर, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट। तो ये कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगी, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब स्कूटर सिचुएटेड। ये सेक्शन 16 में 6 क्लॉजेस है जिसमें दिया है कि सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसी जगह पर सूट इंस्टीट्यूट होगा। पर इस सेक्शन 16 में एक एक्सेप्शन, एक प्रोविजो दिया है। तो वो प्रोविजो क्या दिया है अब हम देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property, मतलब कोई सूट है for a relief और compensation to for a wrong to immovable property,
रिलीफ के लिए या कोई कॉम्पेंसेशन के लिए कोई सूट है, हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में, वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। जो सूट में रिलीफ मिल सकता है डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से। ये जो स्टेटमेंट है इसका पूरा डिटेल मीनिंग हम आगे देखेंगे। बी इंस्टीट्यूटेड ईदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट। मतलब ये तो सेक्शन 16 का जनरल रूल हम देखे हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड रहेगी वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स। जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे भी हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, और कैरीज ऑन बिजनेस, जहाँ पे डिफेंडेंट बिजनेस कैरी करता है वहाँ पे भी हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन, पर्सनली वर्क्स फॉर अ गेन, जहाँ पे डिफेंडेंट काम करता है गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, वहाँ पे भी हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन से प्रोवाइजो में क्या दिया है, ऐसे 4 जगहों पे हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। कब? जब रिलीफ हमें डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से मिलेगा। तो पर्सनल ओबीडियंस से मिलेगा मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है, हम एक ये इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। ये इलिस्ट्रेशन आपको थोड़ा बड़ा लगेगा पर इससे आपको पर्सनल ओबीडियंस का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो हम इलिस्ट्रेशन में क्या है ये देखते हैं। ब्रैड एंड जेनिफर जॉइंटली ओन अ हाउस इन अ सोनेपेट, हरियाणा. Brad is advocate practicing in Delhi, and after his divorce with Jennifer, Brad stayed in the same house and Jennifer shifted to Pune. Brad and Jennifer एक हाउस जॉइंटली ओन करते हैं जो हरियाणा में है, और ब्रैड दिल्ली में प्रैक्टिस करता है, और आफ्टर हिज डाइवोर्स विद जेनिफर ब्रैड वहीं पे रहता है पर जेनिफर पुणे में शिफ्ट हो जाती है। Brad had started dating a colleague from work called Monica and intends to gift her the house. वो मोनिका को, जो उसकी कलीग है, उसको गिफ्ट करना चाहता है उसका जो घर है, विच इज जॉइंटली ओन बाय हिम एंड जेनिफर, एंड जेनिफर वॉन्ट्स टू स्टॉप ब्रैड फ्रॉम गिफ्टिंग द हाउस टू मोनिका. What can Jennifer do? Can she approach the court by filing the suit? When conflict is associated with the determination of rights and duties or any other matter related to immovable property, a suit can be filed in the court where the property is situated. In the present scenario, since the house is situated in Sonpet, Jennifer can file the suit in a court in the district of Sonpet. तो ये जनरल रूल है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड रहेगी वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, सोनेपेट में, तो सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, सोनीपेट में। ये जनरल रूल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ कंसिडरेशन इज दिस ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू जेनिफर? आर देयर एनी अदर प्लेसेस वेयर शी कैन फाइल अ सूट टू स्टॉप ब्रैड फ्रॉम गिफ्टिंग द हाउस टू मोनिका? To find out the answer, the first step is to identify the nature of relief requested by Jennifer. तो ये जेनिफर के पास एक ही ऑप्शन है या कोई अदर ऑप्शन है? जैसे हमने प्रोविजो में देखे अदर ऑप्शंस थे वहाँ पे, तो ऐसे कोई अदर ऑप्शंस है जेनिफर के पास? तो उसके लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिलीफ का नेचर कैसा है। तो क्या है, रिलीफ क्या है? शी वॉन्ट्स court to issue an order against Brad for not transferring the house to Monica in any manner. तो उसको क्या रिलीफ चाहिए कि ब्रैड ने मोनिका को घर ट्रांसफ़र नहीं करना, बस उसको ये रिलीफ चाहिए। Assuming the court decided in favor of Jennifer, the only thing Brad would be required to do for obeying the court's decision is to abstain from gifting the house to Monica. तो यहाँ पे हमको अज्यूम करना है कि कोर्ट ने जेनिफर के फेवर में डिसीजन दे दिया है। तो अगर कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया तो ब्रैड को क्या करना पड़ेगा? बस एक चीज़ करनी पड़ेगी कि उसको मोनिका को घर ट्रांसफ़र नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स, ब्रैड डज नॉट हैव टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक एक्ट्स फॉर विच ही हैज़ टू गो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कोर्ट इम्पोजिंग इट. फॉर इंस्टेंस, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पुट in extra efforts such as traveling to another place for registry of land
और फॉर सबमिटिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड। मतलब ब्रैड को एक ही चीज़ करना है कि उसे मोनिका को घर ट्रांसफ़र नहीं करना। इसके अलावा ब्रैड को कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने नहीं है। उसको ना ही कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने के लिए बाहर जाना है या कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हेंस granting Jennifer the relief will not cause any inconvenience to Brad. This kind of relief are called equitable remedies. People who are directed to perform such decision can satisfy them simply by abstaining from transferring the property to someone else, and this act are termed as act of personal obedience. मतलब यहाँ पे ब्रैड को क्या करना है, बस एक सिंपल सी चीज़ करनी है, टू ओबे द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ब्रैड को कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्विटेबल रेमेडीज़ है। ब्रैड को कुछ भी इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है, राइट। In such cases, even though the dispute is regarding immovable property, the relief sought can be awarded to the aggrieved party by requesting the defendant not to do something. मतलब ये ऐसे केसेस है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, पर हमें रिलीफ क्या चाहिए कि डिफेंडेंट कोई चीज़ ना करे, ये हमें रिलीफ में चाहिए। तो द सब्जेक्ट ऑफ perusal इज द डिफेंडेंट एंड नॉट द प्रॉपर्टी। तो हमें डिफेंडेंट से रिलीफ चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी से। एंड द डिसीजन ऑफ कोर्ट कैन बी फॉलोड सिंपली बाय हिज ओबीडियंस। In such cases, relief sought is equitable in nature and can be obtained purely by personal obedience of the defendant. मतलब अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो हमें ये देखना है पहले कि उसमें रिलीफ क्या मांग रहे हैं, हम कोर्ट को रिलीफ क्या मांग रहे हैं। जब रिलीफ इक्विटेबल नेचर का हो, इक्विटेबल नेचर का मतलब क्या, जिससे डिफेंडेंट को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मतलब उस रिलीफ के वजह से डिफेंडेंट को जो कोर्ट की टेरिटरी है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन के बाहर ना जाना पड़े, कोई भी डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंस ना हो। तो ऐसे रिलीफ को हम इक्विटेबल इन नेचर बोलेंगे। और वो रिलीफ प्योरली ऑब्टेन बाय पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब वो डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से हमें मिल सकता है, ऐसा वो रिलीफ होना चाहिए। तो अगर ऐसा रिलीफ रहा जो इक्विटेबल इन नेचर रहा और डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से हमें मिल सकता है, तो ऐसे वक्त हमारे पास और 3 एडिशनल प्लेसेस है जहाँ पे हम डिफेंडेंट को सीव कर सकते हैं। एंड द डिफेंडेंट कैन नाउ फाइल द सूट इन द फॉलोइंग कोर्ट्स, जो हम प्रोविजो में देख चुके हैं। पहला, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेकंड, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। थर्ड, जहाँ पे डिफेंडेंट उसका बिजनेस कैरी करता है। एंड फोर्थ, वेयर डिफेंडेंट वर्क्स पर्सनली फॉर अ गेन। आई होप आपको समझ आया हो कि ये 3 एडिशनल प्लेसेस के ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जो हमारा रिलीफ है वो डिफेंडेंट से रिलेटेड है, ना कि प्रॉपर्टी से। हमें सूट में डिफेंडेंट के खिलाफ ऑर्डर चाहिए। ऐसे सूट में प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे सूट में कंपल्शन नहीं है कि हमें सूट जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही इंस्टीट्यूट करना है। इसलिए हमें ये एडिशनल 3 ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ पे भी हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 7, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन jurisdiction of a different courts. Where a suit is obtained, relief respecting or compensation for a wrong to immovable property situate within the jurisdiction of a different courts, the suit may be situated in any court within the local limit of whose jurisdiction any portion of the property situate. अगर कोई भी immovable property 2 या 3 कोर्ट के डिफरेंट कोर्ट्स के jurisdiction के अंडर है, तो कोई भी कोर्ट के अंडर हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। बस यही ये सेक्शन में दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।